हाँ जी बच्चों, what is the meaning of supply? Supply is not concerned with consumer, first of all. It is concerned with producer. Obvious बात है, क्योंकि खरीदने वाला बेटा कंज्यूमर होता है और बेचने वाला जो है वो सेलर और बनाने वाला जो है वो प्रोड्यूसर। तो यहां पर हम सिंप्लिसिटी के लिए मान रहे हैं कि सेलर प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर सेलर एक ही बात है, ठीक है। तो बेचने वाला डिफरेंट प्राइसेस पर किसी कॉमोडिटी की कौन कौन से डिफरेंट क्वांटिटीज बेचने को तैयार है, अगर हम वो वाले वेरियस ऑप्शंस को अंडरस्टैंड कर ले बच्चों, तो वो वेरियस ऑप्शंस जो हैं वो सप्लाई कहलाते हैं, ऑफर्ड फॉर सेल। मैं एक छोटा सा पहले एक एग्जांपल लेता हूं बच्चों, उसके बाद डेफिनेशन पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं। पहले हम एग्जांपल समझने वाले हैं। देखिए, जैसे हमने डिमांड के बारे में बात करी थी, ठीक ऐसे ही मैं अभी आपके साथ सप्लाई के बारे में बात कर रहा हूं। देखो, यहां पे मैं लिख दूं बच्चों प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, और बेटा यहां पर मैं लिख दूं क्वांटिटी सप्लाइड, राइट। और मैं आपसे कहता हूं कि जब किसी चीज का रेट, कोई भी आइसक्रीम समथिंग 5 रुपए है, एक आइसक्रीम का रेट 5 रुपए, प्रोड्यूसर कहते हैं नहीं जी नहीं, इस पे नहीं जमता, आई एम नॉट विलिंग टू सेल एनीथिंग। आप कहोगे सर वो क्यों? बेटा हो सकता है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही इससे ऊपर आ रही हो, 7 रुपए की उसकी तो कॉस्टिंग आ रही हो। हाउ विल सेल फॉर ₹5? नो, है ना। 5 में बेचेगा, 2 रुपए घाटा करेगा, वो कहेगा नहीं मैं नहीं बेचता भाई, होल्ड करो अभी नहीं बेचने वाला, फाइन। उसको ऑफर किया जाता है, 10 रुपए का रेट आता है कि 10 रुपए में कितने यूनिट्स बेचने को तैयार है, तो 10 रुपए में बेटा वो 10 यूनिट्स बेचने को तैयार है सपोज। और जब 15 रुपए का रेट आता है तो ही जस्ट विलिंग टू सेल, ऑफर टू सेल 20 यूनिट्स एट रेट 20, ही इज जस्ट ऑफरिंग फॉर 30 यूनिट्स, एंड यू कैन सी एज वेल एज द प्राइस इज इंक्रीजिंग, ठीक है। उसकी ऑफर जो है ज्यादा क्वांटिटी बेचने की होती चली जा रही है, राइट। इन वेरियस ऑप्शंस को बच्चों ध्यान से सुने मेरी बात को, इन वेरियस ऑप्शंस को सप्लाई कहा जाता है। वेरियस ऑप्शंस एट वेरियस प्राइस। लेकिन अगर मैं इन सभी ऑप्शंस में से सिर्फ एक ऑप्शन पे बात करूं कि जी मार्केट में रेट ये हो गया, तो इस पे वो प्रोड्यूसर कितने यूनिट्स बेचना चाहता है? 20 यूनिट। बच्चों इसको बोलेंगे आप क्या क्या बोलेंगे? क्वांटिटी सप्लाइड। ये बिल्कुल बच्चों वैसा है जैसा आपने डिमांड वाले चैप्टर में पढ़ा था कि वेरियस ऑप्शंस डिमांड कहलाती हैं, और कोई एक ऑप्शन किसी एक जो है प्राइस पर, एक कंज्यूमर एक स्पेसिफिक प्राइस पर एक कितनी स्पेसिफिक यूनिट्स खरीदना चाहता है, वो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड थी। तो ऐसे ही ये क्वांटिटी सप्लाइड है। अच्छा, यहां पर एक कंसेप्ट और है, इस 5 रुपए को क्या बोलेंगे जनाब, जिसपे वो कोई यूनिट बेचना नहीं चाहता? इसका भी कोई नाम है क्या? हाँ, 1 नंबर का एमसीक्यू यहां पकड़ लो, इसको बच्चों रिजर्व प्राइस, इसको रिजर्व प्राइस के नाम से जाना जाता है कि 5 रुपए तो रिजर्व है, राइट। 5 रुपए को उसको कुछ नहीं बेचना, हाँ थोड़ा प्राइस बढ़ेगा तो वो बेचना स्टार्ट करेगा, बट 5 रुपए कुछ नहीं बेचना, बस ये हो गया। तो ये बिल्कुल डिमांड की तरह आप इसको फोकस कर सकते हो। एक छोटी सी बात ध्यान रखें यहां पर एक और, कि जैसे डिमांड कर्व वाज स्लोपिंग डाउनवर्ड just due to the negative relationship between the price and the quantity demanded, and if you discussed about the supply curve, here it is the price, quantity supplied, then you will see there is a positive relationship। आप चाहो तो इसको डायग्राम को बना सकते हो, ये 5 रुपए बना लो, चलो बना लो, कोई नहीं, ये 5 रुपए, ये 10 रुपए, ये 15 रुपए बच्चों, ये 20 रुपए आपका, ठीक है। ये आपकी क्वांटिटी आ गई यहां पर कितनी, 5 रुपए पे तो साहब 0 है ना, ये 0 है, और 10 पे ये मान लो 10 का है डॉट, ठीक है, ये 20 का डॉट है, ये 30 का डॉट है,
ये 40 का डॉट है। अभी अगर आप 5 रुपए इसको बनाना चाहोगे बच्चों, ये अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर कुछ इस तरह का आपका बनने वाला है, बना के देख लीजिएगा आप, बिल्कुल अपवर्ड स्लोपिंग, राइट। और इसको बोलते हैं पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व, पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व है सर। क्यों है बच्चों पॉजिटिवली स्लोप्ड, क्यों है? बिकॉज प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के अंदर पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ड्यू टू द पॉजिटिव रिलेशनशिप, राइट, अपवर्ड स्लोपिंग। ये रहा बच्चों वो वाला प्राइस जो मैं आपको शो ऑफ करना चाह रहा था, ये आपका रिजर्व प्राइस है। ठीक है बेटा, बात खत्म। ये आपका रिजर्व प्राइस है और ये पॉजिटिवली स्लोप्ड है। और कोई बात और बताता हूं बच्चों, ये टेबल क्या कहलाती है? ये टेबल मैंने दिखा रखी है आपको, ये टेबल क्या कहलाती है? ये टेबल सर सप्लाई स्केड्यूल कहलाता है, बिल्कुल वैसे डिमांड की तरह। अगर एक सेलर के ऑप्शंस को दिखाएगा, जैसे ये क्वांटिटी सप्लाइड ओनली बाय मिस्टर एक्स है, इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल सभी का मार्केट सप्लाई शेड्यूल, बिल्कुल वैसा ही है ना। ये जो बन के आ गया कर्व, ये सप्लाई कर्व है। और प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के अंदर ये पॉजिटिव रिलेशनशिप जो आप देख पा रहे हो बच्चों, ये लॉ ऑफ सप्लाई है। प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी, प्राइस घटेगा, क्वांटिटी सप्लाइड घटेगी। देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन दीज टू, दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ सप्लाई। बहुत सिंपल सी बात है। आइए अब यहां पर बैक आ जाते हैं। ये रहा बच्चों, ये आपको दिख रहा है। अच्छा, एक एमसीक्यू और मैं आपको यहां पर रेडी करवाऊं, वो ये कि बेटा सप्लाई एक फ्लो है। क्यों? स्टॉक क्यों नहीं है बेटा? ये वेरियस ऑप्शंस है ना, ये देखो ये वेरियस ऑप्शंस है ना, एक ऑप्शन थोड़ी है, एक पर्टिकुलर प्राइस पे पर्टिकुलर क्वांटिटी थोड़ी है, वो तो क्वांटिटी सप्लाइड है फिर, है ना। तो ये तो सप्लाई तो वेरियस ऑप्शंस है ना, तो ये एक ऑप्शन थोड़ी है, इसलिए एक फ्लो है। ठीक है, इट इज नॉट ए स्टॉक कंसेप्ट, इट इज अ फ्लो कंसेप्ट। और सप्लाई इज व्हाट द फर्म्स ऑफर फॉर सेल बट इट इज नॉट द एक्चुअल सेल। ये एक एमसीक्यू आपका ऑलरेडी, हर चीज के अंदर से एमसीक्यू निकल सकता है बच्चों। ठीक है, यहां से आपका जो है एमसीक्यू बन सकता है कि क्या ये एक्चुअल सेल है? द रिजल्ट इज नो सर, इट इज नॉट एक्चुअल सेल, इट इज जस्ट ऑफर। ये ऑफर है कि ये प्राइस दोगे तो मैं इतना, ये प्राइस दोगे तो मैं इतना, डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट क्वांटिटी कितनी कितनी हम सेल करने के लिए विलिंग है, ये ऑफर है, राइट। इट इज नॉट एन एक्चुअल सेल। डन बच्चों? अच्छा, और आगे पढ़ना है तो हमें जब हम एलिमेंट्स के बारे में बात करते थे, वहां डिमांड के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में बच्चों बात करते, याद होगा आपको। ऐसे ही हम सप्लाई के एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। जब भी कुछ बेचना चाहते हैं तो एक तो होती है डिजायर, लेकिन डिजायर का मतलब बेटा डिमांड में बताया था आपको, याद करो, मेयर ए विश, नॉट द एक्चुअल सेल। जब भी आप उसको सप्लाई में कन्वर्ट करना चाहते हो बेटा, तो आपको प्राइस के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। बिकॉज ये कहना कि मैं आइसक्रीम की 20 यूनिट्स बेचना चाहता हूं, ये स्टेटमेंट ही गलत है। आपको ये बोलना पड़ेगा कि मैं आइसक्रीम की 20 यूनिट्स बेचना चाहता हूं, एट व्हाट प्राइस, द क्वेश्चन क्रिएट्स एट व्हाट प्राइस, इज दैट ओके? किस रेट पे, ये बोलना पड़ेगा बेटा आपको। तो कहने का मतलब है प्राइस का कनेक्शन तो जोड़ना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ आप सप्लाई के बारे में बात कर लो और प्राइस के साथ कनेक्शन नहीं जोड़ो, ये बात गलत हो जाएगी। और डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम पर इफ यू आर विलिंग टू सेल द सेम क्वांटिटीज, नो, यू आर विलिंग टू सेल द डिफरेंट क्वांटिटीज, क्योंकि डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम पर आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है, जो चीजों को समझने की जो बात है आपके अंदर, वो डिफरेंट है। तो आपका जो सप्लाई है वो चेंज होगा। ठीक है, हो सकता है मॉर्निंग में आज मैं मान लो कुछ बेचता हूं तो मैं 10 रुपए में मान लो 10 यूनिट्स बेचने को तैयार हूं, और इवनिंग में मैं 10 रुपए में 20 यूनिट्स बेचने को तैयार हूं। आपके ये कैसे सर? सुबह 10 रुपए में 10, मतलब 10 रुपए के रेट पर आप 10 यूनिट्स बेचने को तैयार हो, और शाम होते होते तक आप 10 रुपए के रेट पर 20 यूनिट्स बेचने कैसे तैयार हो गए? बच्चों वो ऐसा हो सकता है मेरा प्रोडक्ट पेरिशेबल हो। आप समझो बात को, मेरा प्रोडक्ट पेरिशेबल हो। अब जो बंदा प्रोड्यूसर पेरिशेबल प्रोडक्ट बेच रहा है, वो तो शाम को सोचेगा मैं क्लियरिंग करके ही जाऊं अपने घर, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट मॉर्निंग वो 0 रुपए का प्रोडक्ट हो जाए। मान लो बनाना बेचने वाला बंदा है, सुबह मान लो वो 60 रुपए डजन बेच रहा है ना, इवनिंग में वही बनाना वो 40 रुपए डजन में क्लियरिंग करना चाहता है, और चाहे उसकी अपनी घर की कॉस्ट 45 रुपए डजन पड़ रही है, तब भी क्यों? क्योंकि नेक्स्ट डे वो कितने का हो जाए बेटा? 10-12 में भी कोई लेने वाला नहीं है, गल जाएगा, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा।
तो इसका मतलब डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम्स पे एक प्रोड्यूसर डिफरेंट क्वांटिटीज बेचने को तैयार है। अभी आपको सर तो पेरिशेबल के आपने स्पेसिफिकली पेरिशेबल प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है, कोई ऐसा प्रोडक्ट ले लो जिसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा हो, तो फिर तो बेटा तब भी ऐसा ही है, तो चलो एक दिन में फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन हफ्ते में, एक हफ्ते में स्टेट ऑफ माइंड चेंज होता है, क्योंकि परिस्थिति चेंज होती है, डिमांड सप्लाई चेंज होती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो सकती है, ठीक है, फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स चेंज हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो चेंज हो सकते हैं, क्रेडिट पॉलिसी चेंज हो सकती है बैंक की, राइट। तो आप बीइंग ए प्रोड्यूसर डिफरेंट रेट्स पर, डिफरेंट टाइम्स पर डिफरेंट यूनिट्स बेचने को तैयार हो जाते हो। तो जब भी आप सप्लाई के बारे में बात करते हो, एक तो डिजायर एलिमेंट होना जरूरी है, दूसरा प्राइस एलिमेंट, और तीसरा पीरियड ऑफ टाइम। When all these three elements will be completed, then you will say yes, it is supply. Is that clear? These are the various elements of supply. Okay. What are the various factors affecting supply? बच्चों बहुत आसान है, किसी चीज का खुद का रेट, अदर गुड्स, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का रेट, ठीक है। मैं अभी रीड कर देता हूं सारे के सारे आपके सामने, सारे के सारे ये वाले। पहला, प्राइस और सप्लाई का बच्चों पॉजिटिव रिलेशन है, प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस घटेगा सप्लाई घटेगी, इट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ सप्लाई। ये तो क्लियर ही कर दिया मैंने। लॉ ऑफ सप्लाई, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, एक बात। दूसरी बात, ये रिलेशनशिप क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है। बिल्कुल ये वही लिमिटेशन है जो डिमांड वाले चैप्टर में भी करी है हमने, कि ये लॉ ऑफ सप्लाई ये बताता है, जरूर बताता है कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, यस, प्राइस घटेगा सप्लाई घटेगी, यस। पर ये नहीं बताता कि साहब अगर 10% प्राइस बढ़ जाए तो बताना जरा सप्लाई कितने परसेंट बढ़ेगी। सर यहां आप कुछ नहीं कर सकते, आप ये कह सकते हो सप्लाई बढ़ेगी, अब वो 10% बढ़ेगी, 10 से ज्यादा बढ़ेगी, जरा सी भी नहीं बढ़ेगी, थोड़ी सी बढ़ेगी, थोड़ी सी कम बढ़ेगी, आई डोंट नो। ये लॉ ऑफ सप्लाई बेटा इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इसका मतलब ये लॉ क्वालिटेटिव है, डायरेक्शन बता सकता है, क्वांटिटेटिव नहीं है, मैग्नीट्यूडनल चेंज नहीं बताएगा। ये जो वर्ड्स हैं आप ध्यान से सुने, डायरेक्शनल चेंज बताएगा, डायरेक्शनल चेंज के प्राइस वर्सेस सप्लाई पॉजिटिव रिलेटेड टू ईच अदर, डायरेक्शनल चेंज, बट नॉट द मैग्नीट्यूडनल चेंज। अमाउंट के चेंज को लॉ ऑफ सप्लाई नहीं बताएगा। ये एक एमसीक्यू तैयार हो गया। दो, लॉ ऑफ सप्लाई बच्चों वन साइडेड है, ये तो बताता है कि प्राइस के बढ़ने पर सप्लाई बढ़ेगी, पर बच्चों जरा रिवर्स सोचो, अगर किसी चीज की सप्लाई बढ़ जाए तो क्या उसका प्राइस बढ़ता है क्या? सोचो, आप इस चीज को बिल्कुल प्रैक्टिकली सोच सकते हो, बिल्कुल प्रैक्टिकली सोच सकते हो। जिस चीज की सप्लाई बढ़ जाए, मान लो अभी मैं वेजिटेबल, आप सब्जी मंडी में सब्जी लेने जाओ, फ्रूट मार्केट में फ्रूट लेने जाओ, जो सबसे ज्यादा फ्रूट इस वक्त होगा ना बेटा, इस वक्त होगा वेजिटेबल मार्केट में या फ्रूट मार्केट में, उसका रेट सबसे कम होगा। कभी भी देख लेना, मतलब उसके नॉर्मल प्राइस से कम होगा। क्यों? अरे सब तो वही बेच रहे हैं, सब तो वही बेच रहे हैं, जबरदस्त कंपटीशन है, स्टॉक क्लियरिंग करनी है, और कस्टमर रूटीन का है, सभी फ्रूट्स को तलाश रहा है कस्टमर तो, और एक पर्टिकुलर फ्रूट की सप्लाई जबरदस्त है, उसका प्राइस बढ़ेगा थोड़ी ना, हर बंदा अपना स्टॉक बेचना चाहता है बेटा, उसका प्राइस घटेगा। समझते हो बात को? तो लॉ ऑफ सप्लाई टू साइडेड नहीं है बच्चों, लॉ ऑफ सप्लाई कैसा है? वन साइडेड, वन साइडेड है। हाँ पक्की बात है, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, बट सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस नहीं बढ़ेगा, फिर प्राइस घटेगा। तो लॉ ऑफ सप्लाई इज वन साइडेड एज लाइक लॉ ऑफ डिमांड। दिस इज द सेकेंड लूप होल ड्रॉबैक ऑफ दिस कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ सप्लाई। ये हो गया बेटा पहला। दूसरा पीओ लिखा है, आइए बात करते हैं उसके ऊपर, सेकंड फैक्टर के ऊपर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। यहां रिलेटेड गुड्स में आप सिर्फ बात करने वाले हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की, सब्स्टिट्यूट गुड्स की। जब किसी सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो मैं अपने रिलेटेड प्रोडक्ट की सप्लाई को कम कर दूंगा। कैसे? सोचो बेटा, मान लो मैं टी और कॉफी बेचता हूं, सोचो आप बात को, अचानक से क्या हो जाए, चाय महंगी हो जाए,
होलसेल रेट, रिटेल रेट बढ़ जाए चाय का। मैंने तो पैकिंग बना के रखी हुई है चाय की, कॉफी की, चाय महंगी हो जाए तो बेटा चाय के अंदर प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा मेरा। सोचो आप बोलोगे सर हो सकता है कॉस्ट भी बढ़ जाए। बेटा ये तो हो सकता है वाली बात ना, हो सकता है वाली बात है ना, कॉस्ट को भी सेम लेके चलो। चाय महंगी हो जाए, चाय महंगी हो जाए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिमेनिंग कांस्टेंट, बस चाय महंगी हो जाए यानी बिकनी महंगी हो जाए, क्या होगा? मैं बोलूंगा यार मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया। और कॉफी में, कॉफी नहीं महंगी हो रही तो कॉफी में मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना है? उतना ही जितना पहले था। तो मैं इन दोनों को बेचने में, कॉफी को बेचने में थोड़ी कंजूसी करनी स्टार्ट कर दूंगा। मैं सोचूंगा पहले चाय बेच लूं यार, चाय क्लियरिंग कर लूं, ठीक है, चाय में पैसा कमा लूं, कॉफी को होल्ड पे रख लूं। जिस दिन कॉफी का रेट लगेगा उस दिन कॉफी बेच देंगे, चाय रोक लेंगे। बेटा मेरी बात समझते हो? तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर दो चीजें सब्स्टिट्यूट हैं, एक सब्स्टिट्यूट गुड का रेट बढ़ता है तो प्रोड्यूसर क्या करता है बेटा, प्रोड्यूसर क्या करता है बेटा, उसकी सप्लाई को, जिस जो दूसरे रिलेटेड गुड्स की सप्लाई को, सेकेंड वाली है ना, ये ओ फॉर वाई कह लो, यहां पर ओ फॉर अदर गुड्स वाई। जब एक सब्स्टिट्यूट गुड का रेट बढ़ेगा तो दूसरी वाली का रेट, दूसरी वाली की सप्लाई कम हो जाएगी। और जब कोई चीज, अब मान लो चाय सस्ती हो जाती तो बंदा क्या करेगा बेटा, बंदा कॉफी ज्यादा बेच देगा, सो मार्जिन बढ़ गया। ऐसा, ठीक है, दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया बेटा। रिलेशन कैसा है? नेगेटिव। दो, तीन, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों। जिन चीजों से हम गुड्स को बना रहे हैं, ठीक है, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अब ये कुछ भी हो सकता है, रॉ मटेरियल है ना, इनपुट है ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर स्किल्स, कुछ भी हो सकता है। अब अगर प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं, फैक्टर इनपुट्स की बात कर रहा हूं, फिर तो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरल स्किल्स के बारे में ही बात कर रहा हूं। अगर मेरे प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन महंगे हो जाएंगे बच्चों, मेरा सीओपी बढ़ जाएगा। और अगर मेरा सीओपी बढ़ गया तो सर जी सप्लाई में कम कर दूंगा। क्यों 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 क्यों? क्योंकि बेटा सीओपी बढ़ गया ना तो फिर क्या होगा पता है आपको? प्रॉफिट का जो मार्जिन है ना वो बढ़ जाएगा। एक चीज मैं पहले सस्ते में बना पाता था, अब उसी चीज को महंगे में बना पाता हूं, और सप्लाई सेल उतने में ही करना है। अभी ये मानना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि सेल उतने में ही करना है। तो होगा क्या? होगा ये कि मेरा प्रॉफिट मार्जिन बच्चों घट जाएगा। और अगर मेरा प्रॉफिट मार्जिन घट गया तो मैं कम बेचना स्टार्ट कर दूंगा ना, सप्लाई कम हो जाएगी। रिवर्स, अगर रिवर्स तो पता ही फिर आपको, कोई मेरे फैक्टर प्रोडक्शन सस्ते हो जाए, मेरा सीओपी कम हो जाए, मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, ठीक है, और तो मैं सप्लाई बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो रिलेशनशिप कैसा दिख रहा है बेटा, प्राइस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन और सप्लाई में? इन दोनों में भी बच्चों आपको कैसा रिलेशनशिप दिख रहा है? नेगेटिव रिलेशनशिप दिख रहा है। डन हो गया ये भी पॉइंट? ओके, आगे बढ़ो। टेक्नोलॉजी, ये तो बहुत सिंपल है। अगर टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया कर लें यार हम, इंप्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी, कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी अगर ले आए तो इससे क्या होता है, हमारी सीओपी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने लगती है। मान लो बहुत बढ़िया बढ़िया मशीनें आ जाए मार्केट के अंदर जिसमें लार्ज क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है और प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम होती है, तो क्या होगा बच्चों? हम ऐसी अच्छी टेक्नोलॉजी की वजह से सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट ज्यादा कर देंगे, और बेकार एडवर्स टेक्नोलॉजी की वजह से हम सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट कम कर देंगे। बहुत सिंपल है। तो सप्लाई, टेक्नोलॉजी के साथ सप्लाई का लेना देना है, गवर्नमेंट की पॉलिसी के साथ लेना देना है जी, गवर्नमेंट की पॉलिसी के साथ। कैसे सर? बेटे पॉलिसी गवर्नमेंट की दो ही तरह की हो सकती है, सोचो आप। या तो गवर्नमेंट हम पे टैक्स लगा देगी, हम पे मतलब उस प्रोडक्ट के ऊपर, या फिर गवर्नमेंट उसके ऊपर सब्सिडी दे देगी। आप कहेंगे सर कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर दोनों ना हो। हाँ है ऐसा भी, लेकिन हम दो प्रोडक्ट के बारे में, हम इन दोनों एलिमेंट्स के बारे में इंडिविजुअली पहले बात करते हैं। जिन चीजों पे गवर्नमेंट बेटा टैक्स लगाएगी, बढ़ाएगी, उन चीजों की सीओपी बढ़ जाएगी। चलो आपको सर प्रोडक्शन तो हो ही गई थी पहले, सीओपी कैसे बढ़ेगी? कोई बात नहीं, मैं कॉस्ट ऑफ सेल लिख देता हूं। मतलब मेरा कहने का कहीं ना कहीं हमारा वहां प्रॉफिट मार्जिन तो घटेगा, तो मानते हो आप?
प्रॉफिट का मार्जिन तो कम हो जाएगा। जैसे ही टैक्स लगेगा तो मेरे सेल प्राइस का, जितने का मैं बाजार में बेचता हूं प्रोडक्ट, एक बड़ा हिस्सा तो टैक्स में चला जाएगा बच्चों। तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन तो कम होगा, ये तो मानते हो आप। ना मैं सीओपी लिखता ना मैं सीओएस लिखता, चलो कोई नहीं, आप ये मानो जैसे ही टैक्स बढ़ेगा मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा तो मैं यूनिट्स कम बेचनी स्टार्ट कर दूंगा, सप्लाई कम हो जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है, सप्लाई जो है बेटा वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और दूसरी बात क्या, अगर अगर सब्सिडी लगेगी बेटा, अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, ये लो ये लो ये लो सब्सिडी दिलाओ, अगर गवर्नमेंट सब्सिडी बढ़ाएगी, सब्सिडी मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल हेल्प, ठीक है, प्रोड्यूसर को अगर सब्सिडी देगी तो गवर्नमेंट हेल्प कर रही है हमारे को, तो गवर्नमेंट हमारी हेल्प कर रही है तो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट का मार्जिन कहीं ना कहीं उसमें बढ़ेगा। क्यों भाई क्यों, क्योंकि जितना पहले प्रॉफिट मार्जिन था वो तो था ही था, अब गवर्नमेंट ने क्या है सब्सिडी और दे दी उसके ऊपर, तो प्रोड्यूसर का और फायदा हो गया बढ़िया वाला, तो उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो वो सप्लाई क्या करेगा बेटा, बढ़ाएगा। तो कहने का मतलब है टैक्स के साथ कैसा रिलेशन है सप्लाई का, नेगेटिव, और सब्सिडी के साथ बेटा कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव। ये लिख देता हूं मैं यहां पे, टैक्स के साथ कैसा रिलेशन है, नेगेटिव, और सब्सिडी के साथ कैसा रिलेशन है बच्चों, पॉजिटिव। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है जो इंपैक्ट डालती है। ओके, गोल ऑफ द फर्म, देखो सुनो, गोल ऑफ द फर्म, फर्म का गोल क्या है, फर्म का गोल है बच्चों, अगर तो फर्म का गोल है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, कि हम अपना प्रॉफिट बढ़ाना ही चाहते हैं, पक्की बात है, हम तो अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहते ही हैं। सप्लाई सिर्फ तब की जाएगी जब प्राइस ज्यादा होंगे। मान लो मैं प्रोड्यूसर हूं बच्चों, मैं कहता हूं मेरा तो प्रॉफिट जब तक नहीं बढ़ेगा मैं तो बेचता नहीं जी ज्यादा, मैं तो सर बेचता नहीं ज्यादा जब तक मेरे को ज्यादा पैसे नहीं मिलते, सीधी सी बात है, ठीक है, मैं ऐसा करता हूं मान लो। तो बच्चे सप्लाई कब हम ज्यादा कर रहे हैं, ओनली एट द हाई प्राइसेस, प्राइस बढ़ेगा मैं बोलूंगा हाँ ठीक है अब ठीक है। और अगर मेरा गोल सेल्स का मैक्सिमाइजेशन है, एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन है, तो मैं सप्लाई सेम प्राइस में भी बढ़ा दूंगा। मैं कहूंगा कोई बात नहीं, रेट फिर कभी कमा लेंगे, प्रॉफिट फिर कभी कमा लेंगे, ठीक है ना, मेरे को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है, सोशल वेलफेयर करना है, मेरे को लोगों के साथ ज्यादा अटैच होना है, तो मैं कहता हूं सेम प्राइस में भी सप्लाई बढ़ाने को तैयार हो जाता हूं मैं। और कम प्राइस में भी, आपके सामने रिलायंस जियो का एग्जांपल आपके सामने है, इंटरनेट की 1-2 साल तो सर्विसेज मुफ्त में दी है जियो ने। रीजन क्या था, प्राइस कुछ नहीं आ रहा, कॉस्ट जेब से भर रहे हैं, लेकिन क्या करना है, कस्टमर के साथ अट्रैक्ट होना है, कस्टमर का सर्कल बढ़ाना है। एक बार तो जियो का सिम कार्ड डालना ही है फोन के अंदर, सभी के फोन के अंदर, यही टारगेट था बेटा। तो वो क्या करना चाहते हैं, अपनी सप्लाई बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन करना चाहते हैं। तो गोल अपने अपने फिक्स हो सकते हैं। कोई बंदा कहता है नहीं मेरे को तो प्रॉफिट कमाना ही कमाना है, ठीक है ना, तो वो प्राइस अगर बढ़ेगा मार्केट में उसके प्रोडक्ट का तो ही सप्लाई बढ़ाएगा, कोई वैसे भी सप्लाई बढ़ाना चाहता है। तो ये गोल भी हो सकता है कि किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट 2 पॉइंट्स पढ़े बच्चों एक बार जरा। हाँ जी बच्चों, तो ये इंपैक्ट है बच्चों। अब आती है बात एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, जिन चीजों की हम सप्लाई कर रहे हैं, अगर एक्सपेक्टेशंस हैं कि उनके प्राइस नियर फ्यूचर में बढ़ जाने वाले हैं। देखो मान लो मैं जो कुछ भी बेचता हूं, मान लीजिए बेचता नहीं हूं मैं, मेरे पास स्टॉक है, सपोज कर लो मेरे पास शेयर्स है, मेरे पास बच्चों शेयर्स है, आप बात को समझो, ठीक है, मेरे पास शेयर्स पड़े हुए हैं और मेरे को एक्सपेक्टेशंस हैं कि उनका रेट इन फ्यूचर बढ़ने वाला है भाई शेयर्स का। तो आज मैं क्या करूंगा, आज बेच दूंगा क्या शेयर्स, अरे नहीं, आज मैं होल्ड पे रख लूंगा, मैं कहूंगा जब बढ़ जाएगा ना इनका रेट तब बेचूंगा, ऐसा। चलो ये तो शेयर्स हैं, मैं वैसे अपने प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकता हूं, जिन प्रोडक्ट को मैं बेचता हूं, अगर एक्सपेक्टेशंस हैं कि उनका रेट, मेरे प्रोडक्ट्स का रेट नियर फ्यूचर में बढ़ने वाला है, तो आज मैं सप्लाई कम करूंगा। लेकिन अगर एक्सपेक्टेशंस हैं कि नियर फ्यूचर में उसका रेट कम हो जाएगा, तो आज मैं उनको स्टॉक क्लियरेंस पे लगा दूंगा, मैं कहूंगा भाई बेचो, निकाल लो, ठीक है ना, आज मैं उनकी स्टॉक क्लियरिंग पे लगा दूंगा, बस मैं बोलूंगा बेच के खत्म करो भाई इनको, ऐसा होगा। समझ में आ गई बेटे बात मेरी, क्लियर है सबको एक्सपेक्टेशंस? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ फॉर्म्स। नंबर ऑफ फॉर्म्स बेटा अगर मार्केट के अंदर बढ़ गई तो सप्लाई ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। और अगर नंबर ऑफ फॉर्म्स बेटा घट गई सब मार्केट के अंदर, कम लोग जो हो गए, तो फिर जनरल सी बात है सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। यानी नंबर ऑफ फॉर्म्स का सप्लाई के साथ बेटा लेना देना है पॉजिटिव, है ना। नंबर ऑफ फॉर्म से मतलब है सेलर्स। अब
अब मान लो पहले मार्केट में 50 सेलर थे, अभी अचानक 75 सेलर हो गए, 100 सेलर हो गए, तो क्या होगा? मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी। और अगर मार्केट में अचानक 10 या 20 सप्लायर ही सिर्फ रह गए तो अचानक से क्या होगा फिर बेटा? सप्लाई कम हो जाएगी। इसका मतलब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नंबर ऑफ फर्म्स का पूरा पूरा रोल है बच्चों सप्लाई के साथ। डन हो गया? चलिए अगली बात पे आते हैं बच्चों। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड क्या होती है और चेंज इन सप्लाई क्या होता है? बिल्कुल डिमांड की तरह बच्चों, बिल्कुल डिमांड की तरह का मतलब कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल उल्टा है, पर उसी की तरह अंडरस्टैंड करना है। कैसे? सप्लाई के जो इतने सारे फैक्टर्स हमने अभी सीखे हैं, ये देखो आप, ये देखो आप, इतने सारे जो फैक्टर्स हमने यहां पर सीख लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें बेटा अगर प्राइस का इफेक्ट पड़ता है तो ये तो मेन फैक्टर इफेक्ट डाल रहा है, और बाकी के ये जिनके ऊपर मैं ऐसे कैपिंग कर रहा हूं ये फैक्टर्स हैं। ये फैक्टर्स कौन से बच्चों? ये अदर फैक्टर्स हैं। जब मैं बात आपसे अदर फैक्टर्स की कर रहा हूं तो अदर फैक्टर्स का मतलब बेटा फैक्टर्स अदर देन प्राइस, फैक्टर्स अदर देन प्राइस, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। ठीक, तो जब मैं इनके बारे में आपसे बात करता हूं बेटा, तो आप ये कह सकते हो ना कि किसी चीज की सप्लाई चेंज हो सकती है ड्यू टू द चेंज इन प्राइस, ओके, ड्यू टू द चेंज इन अदर फैक्टर्स, यस सर। अगर प्राइस की वजह से चेंज आता है इसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, बिल्कुल डिमांड की तरह। और अगर अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज आता है इसको बोलते हैं चेंज इन सप्लाई, बिल्कुल डिमांड की तरह। जब वहां पर हमने पढ़ा था कि प्राइस और डिमांड में रिवर्स यानी इनवर्स यानी नेगेटिव रिलेशनशिप है, अपोजिट रिलेशनशिप है, तो यहां हमने क्या पढ़ा है? प्राइस और सप्लाई के अंदर पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो इस केस में अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ने से उसकी क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ती है, और मैं इस पॉजिटिव रिलेशनशिप को अगर अंडरस्टैंड करता हूं, इसको बच्चा जी एक्सटेंशन बोलते हैं। एक्सटेंशन, देखो आप दिमाग के अंदर ना एक चीज क्लियर करके बैठो, एक्सटेंशन मतलब बढ़ना। अब सप्लाई कब बढ़ेगी? जब प्राइस बढ़ेगा, अगर प्राइस के साथ रिलेशनशिप जोड़ना है तो। और डिमांड कब बढ़ती थी बेटा? क्वांटिटी डिमांडेड कब बढ़ती थी? जब प्राइस जो है वो कम हो जाता था। तो प्राइस के कम होने पर क्वांटिटी डिमांडेड का बढ़ना, वो आपका क्या था? वो आपका एक्सटेंशन था। और प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी सप्लाइड का बढ़ना, ये क्या है? ये एक्सटेंशन है। गॉट द पॉइंट और नॉट? समझ रहे बेटा? एक्सटेंशन पे ध्यान दो, एक्सटेंशन पे, ये आपका एक्सटेंशन है। बहुत सिंपल सी बात है, ये आपका एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब किसी चीज को खींचना, सिंपल। तो प्राइस के साथ सप्लाई का क्या रिलेशनशिप है? पॉजिटिव। प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई खींच जाएगी, ऊपर की तरफ चली जाएगी, पॉजिटिव। डन। कॉन्ट्रैक्शन बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन बोले तो कॉन्ट्रैक्शन सर घटना। अब सप्लाई कैसे घटेगी? जब प्राइस घटेगा। तो प्राइस के घटने पर क्वांटिटी सप्लाई का घटना, ठीक है, ये आपका कॉन्ट्रैक्शन है। बहुत आसान है, आओ डायग्राम बनाते हैं इसके फटाफट से। ये देखो आप, जब किसी चीज का प्राइस 1 था, मैं उसकी 1 यूनिट बेचना चाहता था, प्राइस 5 है, मैं उसकी 5 यूनिट बेचना चाहता हूं। अगर मैं ऊपर से नीचे देखूं तो बेटा ये एक्सटेंशन है, अगर मैं नीचे से ऊपर देखूं बेटा तो ये कॉन्ट्रैक्शन है। बहुत आसान है, समझते हो बात को? ये देखो, ये रहा, ये 5 5 और 1 पे, ये कॉन्ट्रैक्शन है। अभी मैं बोलूंगा डायग्राम बना दो, लो बनाओ 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 बनाओ, ओ एक्स वाई, ठीक है। ये प्राइस इधर है 1 और ये प्राइस है 5, ये है क्वांटिटी सप्लाइड, ये है बच्चों क्वांटिटी सप्लाइड 1 और ये है क्वांटिटी सप्लाइड 5, ठीक है बच्चों। अब 1 पे 1, ठीक, और 5 पे 5, ठीक है। We were at point A and now we are at point B on the same supply curve. This one. So this kind of movement, I'm using the word this kind of movement. समझते हो? याद किया? ध्यान सुनना बच्चों। This kind of movement from point A to B is known to be as what? Extension. Expansion भी कह सकते हो। And the movement from point B to A is known as what? Contraction. बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये वाला डायग्राम बना दिया मैंने यहीं पे। कॉन्ट्रैक्शन, ये ऐसे हो गया, ये कॉन्ट्रैक्शन है, ऐसे चला गया ऊपर, एक्सटेंशन है। कर लोगे। दोनों किसकी वजह से है? प्राइस की वजह से। प्राइस की बढ़ने की वजह से सप्लाई का बढ़ना, एक्सटेंशन। प्राइस के कम हो जाने की वजह से क्वांटिटी सप्लाई का घटना, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, कॉन्ट्रैक्शन। डन, आगे बढ़ो। शिफ्टिंग, सप्लाई कर्व की शिफ्टिंग कब होगी सर?
बेटा शिफ्टिंग तब होती है जब अदर फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे होते हैं, तब शिफ्टिंग हो जाती है। कैसे? देखो मेरी बात सुनो, किसी चीज का रेट 10 रुपए था, एक बंदा उसकी 10 यूनिट्स बेचना चाहता था, सप्लाई करना चाहता था, रेट आज भी 10 ही रुपए है उस चीज का, लेकिन सप्लायर कहता है नहीं सर मैं 10 नहीं बेचता, मैं तो 15 बेचूंगा। अभी आप वो सर कमाल है, 10 रुपए पे 10 बेचना चाहता था, आज रेट फिर 10 रुपए है, वो 15 बेचना चाहता है। सर क्या चक्कर है? बच्चों मुझे जरा कोई बताएगा क्या चक्कर हो सकता है इसके पीछे? 10 रुपए पे 10 और अब 10 रुपए पे 15। हाँ जी बच्चों, कोई बताए मुझे जरा चैट बॉक्स में लिख के कि क्या चक्कर हो सकता है इसके पीछे, ऐसी क्या वजह है कि वो ऐसा करने को तैयार हो गया? हाँ जी, रीजंस। बताओ भाई बताओ, रीजंस। ड्यू टू अदर फैक्टर्स। बेटा अदर फैक्टर्स तो वो तो ड्यू टू अदर फैक्टर्स तो है ही बच्चे। सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ गया होगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ गया होगा। सही कह रहा है भाई, सही कह रहा है, सही कह रहा है या गलत कह रहा है? दोबारा सोचो, सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ गया होगा। जिसने भी जवाब दिया एक बार दोबारा सोचो। ये मान लो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस, हाँ ये देखो, ये टीशा बोली घट गया होगा। एडवर्सली इफेक्ट करता है, एडवर्सली इफेक्ट करता है। और अगर हमें हमें रटने की जरूरत नहीं है, आप ये समझो, जो जो आपने बोला उसको समझ के देखो। ये टी है, मान लो टी, टी का रेट पहले 10 था, टी का रेट आज भी 10 है। अब टी को 10 से 15 कोई कब बेचेगा? जब कॉफी का प्राइस, वो दोनों चीजें बेच रहा है, चाय भी और कॉफी भी, जब कॉफी का प्राइस, अरे कॉफी का प्राइस घट गया होगा तो वो सोचेगा कॉफी क्यों बेचूं, चाय ही ना बेच दूं। चाय देखो कितनी बड़ी जो है, कॉफी में कुछ बच ही नहीं रहा, ठीक है ना। प्राइस डिक्रीज, हाँ ठीक है, ये ठीक है, प्राइस डिक्रीज इन फ्यूचर, एक्सपेक्टेशंस ऑफ फॉल इन द प्राइस इन नियर फ्यूचर। और बताओ भाई, और अरे बतेरे फैक्टर्स हैं यार, 7 फैक्टर्स अदर फैक्टर्स हैं, अभी तो तुम 2 पे अटक गए हो। और बताइए ना, देखो तो सही में अदर फैक्टर समझ भी आए थे कि नहीं? और बताओ, और बताओ बच्चों जल्दी से। एक्सपेक्टेशंस ऑफ फॉल इन प्राइस, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस घट गया हो। 2, टैक्स, टैक्स क्या हो गया? टैक्स, टैक्स इंक्रीज हो गया। अरे बहुत बढ़िया, टैक्स इंक्रीज हो गया हो, बहुत ही बढ़िया। अरे कहां दिमाग चल रहा भाई? सर टैक्स तो डिक्रीज होना चाहिए। भाई बोल रहा हूं, कहां दिमाग चल रहा भाई? ताहिर क्या बात है? टैक्स इंक्रीज हो जाएगा भाई, तो तेरे पे तो टैक्स लग गया प्रोडक्ट के ऊपर, तेरे प्रोडक्ट पे टैक्स लगेगा तो तेरा तो प्रॉफिट मार्जिन घटेगा। हाँ तो ध्यान से बोलो भाई, हल्का सा इधर से उधर गोला, अगर इधर काला करना, इधर काला हो गया, 1 नंबर कट जाएगा, 1 नहीं कटेगा, 1.25 कटेगा, ये बता रहा हूं। ठीक है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है, ध्यान रहे। 1 नंबर तो उसका कटेगा जो क्वेश्चन गलत हो गया, और 25 पैसे 25% किसी सही क्वेश्चन का भी कटेगा। तो इसलिए भाई ध्यान से बोलो। टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर जाए, शीतल कह रही है हाँ ठीक है, ये ठीक है बेटा, टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर जाएगी तो हम सप्लाई ज्यादा कर देंगे। और बताओ भाई, और बताओ, और बताओ, और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और बताओ। और बताओ, और कह रहे हैं प्राइस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन डिक्रीज। हाँ ये ठीक है, प्राइस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाए, इससे क्या होगा? हमें कॉस्ट कम पड़ेगी, कॉस्ट कम पड़ेगी तो क्या होगा? हमें कॉस्ट कम पड़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्या होगा? प्रोडक्ट ज्यादा बेचेंगे, ये सही है। और बताओ, गोल, अगर हमारा गोल ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स का जुड़ने का हो गया तो बोलो, तो बोलो क्या होगा? हम कहेंगे सर बेचो, माल बेचो, ठीक है ना। जी, तो सही आंसर दे रहे हो बच्चों, यस। नंबर ऑफ फॉर्म्स इंक्रीज हो जाए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यस बिल्कुल सही, वेरी गुड, ठीक है, डन। तो आई थिंक एवरीबडी नाउ अंडरस्टैंड। अच्छा एक चीज और बच्चों में बताऊंगा यहां पर, चाहे मैं इसको डायग्रामेटिकली कैसे भी करूं, लेकिन आपको नॉलेज उस चीज की होनी चाहिए कि जब ऐसा होता है तो आपका सप्लाई कर्व पे मूवमेंट नहीं आएगा। ये 1 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो रहा है, आपका सप्लाई कर्व पे उस वक्त शिफ्टिंग आएगा, और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ सकता है। ये देखो सुनो मेरी बात, ये सर जी
रेट 5, ये 10, ठीक है, ये 5, ये 10, बस फटाफट से बना रहा हूं मैं। और ये क्वांटिटी सप्लाइड 5, ये 10, ये 15, ठीक है, 10 रुपए पर क्वांटिटी सप्लाइड 10। ओके, यू आर एट दिस सप्लाई कर, फाइन। अभी 10 रुपए के रेट पर ही क्वांटिटी सप्लाइड सर जी 15। ये लीजिए, तो आपका सप्लाई कर फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा बच्चों। यहां पर समझते हो बात को? शिफ्टिंग, कौन सी शिफ्टिंग? फॉरवर्ड, ठीक है, राइटवर्ड, ऐसा ये मिलता है हमें, ठीक। और यही दूसरे वाले डायग्राम में आपको पता कैसे मिलेगा? फॉरवर्ड की जगह पर बैकवर्ड, या राइटवर्ड की जगह पर लेफ्टवर्ड। और ये क्या है दोनों? ये सर जी शिफ्टिंग है, शिफ्टिंग, शिफ्टिंग्स। जबकि ऊपर वाली जो बातें हमने करी थी, ये एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन वाली बातें, ये क्या थी? ये मूवमेंट्स हैं। मूवमेंट्स आर ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस का बढ़ना, प्राइस का घटना। एंड शिफ्टिंग्स आर ड्यू टू द चेंज इन द बच्चों अदर फैक्टर्स का बढ़ना, अदर फैक्टर्स का घटना। ये सब चीजें आपको बहुत भली भांति पता होनी चाहिए। अच्छा, उससे अगले कॉन्सेप्ट के बारे में तो आप सब जानकार हैं। अभी आप सब लोगों ने मेरे को उसके बारे में डिटेल में बता दिया, इंक्रीज इन सप्लाई के रीजंस एंड डिक्रीज इन सप्लाई, ये तो सब आपको पता ही है। डन। आइए कुछ आइडेंटिफिकेशन पे बात करते हैं। यहां पर टेस्ट योरसेल्फ पे आते हैं बच्चों। क्या है आइडेंटिफिकेशंस? फर्स्ट पॉइंट पे आए बेटा, और आप बताएंगे मुझे। द मार्केट प्राइस ऑफ आलमंड्स राइजेस, दस द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ आलमंड्स ऑल्सो इंक्रीजेस। लिख के बताएं बच्चों, ये क्या है? आपको सिर्फ 4 में से एक जवाब देना है। एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज। आपको इन 4 में से एक जवाब देना। बताओ क्या है? इतनी देर का काम नहीं है बच्चों, जितनी देर आपने लगा दी है। एक्सटेंशन, वेरी गुड शीतल, एक्सटेंशन है सर, शाबाश, एक्सटेंशन। सेकंड पे बात करें, बस सब जल्दी जल्दी जवाब दिया करिए सब लोग, ठीक है ना? एक दूसरे से पहले जवाब देने की कोशिश करें आप लोग, कॉम्पिटिटिव रहें आपस में, कॉम्पिटिटिव रहें भाई, कॉम्पिटिशन का जमाना है, ठीक है। सेकेंड, द प्राइस ऑफ ऑरेंजेस डिक्रीजेस सो द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स इंक्रीजेस। द प्राइस ऑफ ऑरेंज डिक्रीजेस सो द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स इंक्रीजेस। व्हाट इज दैट? ग्रेप्स के बारे में बताएं तो क्या है वो, क्या बोले इस सिचुएशन को? जल्दी भाई जल्दी। टीशा गलत, गलत। एंड यू आर डूइंग सेकेंड टाइम द चैप्टर। यस, इट इज इंक्रीज। अरे बेटा, डिक्रीज काहे का? सोचो आप, आपको बेटा प्राइस ही तो डिक्रीज हो रहा है। क्वांटिटी, क्वांटिटी के आपके जो 4 कॉन्सेप्ट हैं किसके ऊपर बेस्ड हैं? क्वांटिटी पे बेस्ड है। और प्राइस ऑरेंज का डिक्रीज हो रहा है, इससे अपने को क्या लेना देना? एनुअल प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स इंक्रीजेस। यहां बात करो, क्वांटिटी तो इंक्रीज हो रही है। अब क्वांटिटी किस वजह से इंक्रीज हो रही है? सब्स्टिट्यूट। आप कहेंगे सर ऑरेंज और ग्रेप्स का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। बेटे दोनों फ्रूट्स तो है ही, दोनों फ्रूट्स तो है ही। तो कहने का मतलब ये है, एक फ्रूट का रेट घट गया और किसान ने, जो बंदे ने दूसरे प्रोड्यूसर, दूसरे फ्रूट की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया, तो दैट इज व्हाट? इंक्रीज इन सप्लाई। बच्चों सोच के जवाब दो, गलत ना बोला करो। अभी मैंने बताया एक क्वेश्चन इधर से उधर, फिर रिजल्ट चेंज हो जाता है। तीसरे के बारे में बात करें, ऑटोमोबाइल वर्कर्स गेट्स अ 5% वेज इंक्रीज एंड सो द प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल डिक्रीजेस। जी जवाब दीजिए जल्दी से। थर्ड का आंसर डिक्रीज, ताहिर कह रहे डिक्रीज एंड सो द प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल डिक्रीजेस। करेक्ट, इट इज डिक्रीज, इट इज ड्यू टू द चेंज इन अदर फैक्टर्स। और फोर्थ वन, ड्यू टू द फॉल इन द प्राइस ऑफ पेपर द प्रोडक्शन ऑफ पेपर डिक्रीजेस। यस, इट्स कॉन्ट्रैक्शन। करेक्ट, सही है,
समझ में आती बच्चों बातें? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछूं, और इंस्टीट्यूट इस पे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे? इंस्टीट्यूट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, भाई ये बताओ, ये छोड़ो, ये बताओ, इज इट मूवमेंट और इट इज शिफ्टिंग? इज इट शिफ्टिंग? जहां इंक्रीज डिक्रीज आएगा वो शिफ्टिंग होगा, जहां एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन आएगा वो मूवमेंट होगा। बहुत सिंपल है ना, ये भी पता होना चाहिए अपने को। चलिए, बहुत अच्छा। ये रहे आपके इससे अगले वाला क्वेश्चन, बिल्कुल सेम पैटर्न पे, वो इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। आओ जरा देखते हैं, एक आधा क्वेश्चन यहां से भी लेते हैं। ये लो, इसको जवाब करो, इस वाले को। जब प्राइस 15 है, सप्लाई 16 है। जब प्राइस 15 है, सप्लाई 12 है। बच्चों क्या है ये क्या है? व्हाट इज दिस? ऐसे आंसर दो यार, ऐसे फटाफट। हाँ, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, जल्दी जल्दी आंसर दिया करो। इट इज डिक्रीज। ये वाले का बताओ, 7 पे 90, 7 पे 60। हाँ जी बोलो, व्हाट इज दिस? 7 पे 90, 7 पे 60, क्या है ये? डिक्रीज। ठीक, समझते हो बच्चों बात को? आओ इधर, ये बताओ, 2 पे 20, 1 पे 15, क्या है ये? 2 पे 20, 1 पे 15, क्या है ये? कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, ओके डन। चलो आओ जी, अगले कॉन्सेप्ट पे आओ, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे आ जाओ बच्चों। चलिए चलिए चलिए, अभी चैट बॉक्स बंद करिए, आइए अगले कॉन्सेप्ट पे आइए, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। बिल्कुल डिमांड की तरह बच्चों, बस फर्क सिर्फ इतना है, डिमांड में एक नेगेटिव रिलेशनशिप था, सप्लाई में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। बात वही है, इट इज अ डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस। वो क्या था? क्वांटिटी, ये भी क्वांटिटी में ही है, ये भी क्वांटिटी, वो क्वांटिटी डिपेंडेंट में था, ये क्वांटिटी सप्लाइड में है, वो भी ड्यू टू द चेंज इन प्राइस था। ठीक है, ये भी ड्यू टू द चेंज इन प्राइस, और अदर फैक्टर्स भी हो सकता है। ठीक है, चेंज इन फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। अफेक्टिंग सप्लाई में कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? ड्यू टू द चेंज इन प्राइस, ड्यू टू द चेंज इन अदर फैक्टर्स दैट में। अब अगर मैं सिर्फ प्राइस की वजह से जो चेंज आया, अब वैसे तो सर Sx has a functional relationship with Px and the various other factors. All right, प्राइस की वजह से अगर चेंज आया तो सर इसको अगर मैं अंडरस्टैंड करूं तो ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बन जाएगा। इट रेफर्स टू the degree of responsiveness of quantity supplied with reference to change in its own price and वैसे तो change in other factors, but if you are discussing about the price elasticity, then due to the change in the price. Okay, अब मैं अगर something by something करूं, ठीक, तो प्राइस में अगर हल्का सा चेंज, अप्रोक्सीमेटली 0 चेंज आने पर अगर डेल्टा क्वांटिटी सप्लाइड आता है, तो बेटा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड आता है परसेंटेज वाला, तो बेटा जी इसको क्या बोलूंगा? इनफाइनाइट, है ना। और अब समथिंग बाय समथिंग इनफाइनाइट भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है। कितनी इलास्टिसिटीज हो सकती हैं? 5। तो अगर मैं इसको डिटेल करूं अब यहां पर, तो एक तो है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इनफाइनाइट। क्या होगा कि भाई सर प्राइस में जरा सा भी चेंज ना आए और सप्लाई में इनफाइनाइट चेंज आ जाए, है कि नहीं? देखो प्राइस वही है 10 10 10 और सप्लाई सर 100 भी हो सकती है, 200 भी, 300 भी। ये देखो आप, बिल्कुल डिमांड की तरह। ये देखो आप, प्राइस यही है 10, ये देखो यूनिट्स इतनी भी हो सकती है, यूनिट्स इतनी भी हो सकती है, यूनिट्स इतनी भी हो सकती है, यूनिट्स इतनी भी हो सकती है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यहां पर कैसा है? इनफाइनाइट, परफेक्टली इलास्टिक इनफाइनाइट सप्लाई पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, परफेक्टली इलास्टिक। एक दूसरा परफेक्टली इनइलास्टिक, सप्लाई में कितना भी चेंज आ जाए, प्राइस में कितना भी चेंज आ जाए, पर नहीं, हम बदलेंगे नहीं, सप्लाई वही रहेगी। देखो प्राइस 10 था, तब भी मैं बीइंग ए प्रोड्यूसर अगर मान लो 200 है, सपोज 200 यूनिट्स बेचने को तैयार हूं 10 रुपए पे, और अभी 20 रुपए में भी मैं उसकी उतनी यूनिट्स बेचने को तैयार हूं, और बच्चों 30 रुपए में मैं उसकी उतनी यूनिट्स बेचने को तैयार हूं।
सर कमाल हो गई, 10 पे भी उतनी, 20 पे भी उतनी, 30 पे भी उतनी, यानी रेट बढ़ाते चले जा रहे हो, प्रोडक्ट बेचने को तैयार हूं उतना ही। ठीक है, अब ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है बेटा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे पास होती ही लिमिटेड है। अब सामने वाला रेट बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए, जब मेरे पास स्टॉक ही नहीं, मैं कहां से लाके दूंगा? एक बात समझो आप, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई का मतलब क्या होता है, आपको बिल्कुल बात समझ में आएगी। मान लीजिए सपोज सपोज ये मान लो ये अनुराग है, ये लो पहले एक बार अनुराग बनाओ, ये लो ये अनुराग है, ये लो ठीक है, ये अनुराग है। और भाई इसके जो है आज इनके इनके फैमिली फंक्शन है, ठीक, और फैमिली फंक्शन है, पार्टी हो रही है, रात की 12 बज गई है, रात के 12 बज गई है, मस्त फर्स्ट क्लास डांस डूंस चल रहा है, ठीक है, कॉफी कॉफी चल रही है, बढ़िया डिनर चल रहा है। ठीक है भाई, हुआ क्या? हुआ ये कि 12 बजे हुआ ये कि भाई दूध खत्म हो गया, मिल्क खत्म हो गया जी, ये लो मिल्क खत्म हो गया। अब कॉफी वाला बैठा हुआ है मशीन को लेके, दूध आएगा कॉफी बनेगी, ठीक है, और सब मेहमान बैठे हुए हैं, कॉफी आई कॉफी आ नहीं रही, दूध खत्म हो गया। अब ये अनुराग गया बाइक लेके, अनुराग कहता है डेयरी पे जाता हूँ, डेयरी पे गया, ये डेयरी वाला बैठा गया, डेयरी वाला तो डेयरी बंद करके चला गया, फोन किया, भाई दुकान खोल ले, दूध के पैकेट चाहिए। अच्छा जी, आया बंदा, हाँ भाई कितने पैकेट चाहिए? भाई 50 पैकेट चाहिए। अभी दूध वाला बोल रहा है जनाब मेरे पास 10 पैकेट पड़े हैं एट द रेट ऑफ 30 रुपी, 30 है फुल क्रीम डायमंड, चलो 30 मान लो, आई थिंक 29 है, चलो 30 मान लो, 300 रुपए में मैं 10 पैकेट दे दूंगा, 10 पैकेट एट द रेट ऑफ 30। अनुराग बोलता है पैसे की दिक्कत नहीं मान भाई, तू दूध के पैकेट निकाल कहीं से भी, पैसे की दिक्कत क्या मानता है? एट द रेट ऑफ 40 तू बोल 40 रुपए देता हूं एक पैकेट, तू पैकेट दे, पैकेट दे पैकेट, ठीक है। बोलता है सर 10 ही पैकेट है। अनुराग बोलता है कमाल कर दी, एट द रेट ऑफ 50 बोल। सर 10 ही पैकेट है। एट द रेट ऑफ 60 बोल भाई, तू पैसे की चिंता नहीं कर, दूध के पैकेट बोल। सब 10 ही पैकेट है। अभी बेटा मुझे एक बात बताओ, ये उसको 100 रुपया पैकेट का भी देने को तैयार हो जाए, सामने वाले के पास अवेलेबिलिटी ही नहीं है, कैसे करेगा? समझते हो बात को? वो कहेगा भाई देख सुबह सुबह 5 बजे मेरे पास फ्रेश आएगा मिल्क, तो ले जाइए, 100 200 500 1000 तू बोल, तब तो तेरे को 29 रुपए पर रेट पे तू जितने कहेगा उतने पैकेट देंगे, लेकिन समय लगेगा। सुबह 5 बजे, पर 5 बजे तक मैं मेहमान बिठा के रखूंगा क्या? अभी चाहिए, अभी किसी भी रेट पर आपको 10 पैकेट से ऊपर नहीं दे सकता। वो सप्लाई कैसी है बच्चों? परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई है। बात समझते हो आप? सप्लाई परफेक्टली इन इलास्टिक है। ऐसी सिचुएशन को आप समझो, ऐसी सिचुएशंस हमें फेस करनी पड़ती हैं। और ये देखो, आप कितना भी प्राइस ऑफर कर लो, लेकिन क्वांटिटी सप्लाई फिक्स है, सप्लाई कर परफेक्टली इन इलास्टिक वाई एक्सिस के पैरेलल है। डन है बच्चों? पेरिशेबल गुड्स। अच्छा एक बात और यहां ध्यान रखें, 1 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो गया, इंस्टीट्यूट पूछ सकता है आपसे, कौन सी गुड्स ऐसी होती है भाई? पेरिशेबल। यही मामला सुनो मेरी बात, इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं एक बार के लिए। ये तो इनके घर में दूध खत्म हो गया, इनके घर में चीनी खत्म हो जाती मशीन पे, ठीक है, मशीन वाले की चीनी खत्म हो जाती, मशीन वाला कहता है अनुराग भाई चीनी ले गया, ठीक है। अब ये चीनी लेने कहां जाएगा? राशन वाली दुकान पे, ठीक है। राशन वाले को बोलेगा हाँ भाई चीनी का रेट 40 रुपए किलो, 40 रुपए किलो, ठीक है। बोलता है भाई ऐसा कर 10 किलो दे दे, चलो मिल जाएगी 10 किलो। ये बोलेगा 20 किलो, 20 किलो भी मिल जाएगी उसी रेट पे। बोलेगा 30 किलो, 30 किलो भी मिल जाएगी उसी रेट पे। क्यों मिल जाएगी? क्योंकि चीनी पेरिशेबल नहीं है बेटा, किराने वाले ने स्टॉक संभाल के रखा हुआ है, बोरे पड़े हैं अंदर, जितने किलो होगा उतने किलो निकाल के दे देगा वो, दिक्कत ही कोई नहीं है।
अगर एक अच्छे स्टॉकिस्ट के पास जाएगा, अवेलेबिलिटी की कोई दिक्कत नहीं है। बट मिल्क कैसे संभाल के रखेगा एक डेयरी वाला? सुबह में वो खराब हो जाएगा, कुछ खराब हो जाएगा, कुछ कैसा, रात को लाइट चलेगी तो बिल्कुल ही नुकसान हो जाएगा। इसलिए पेरिशेबल प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी लिमिटेड होती है, लेकिन जो स्टोरेबल प्रोडक्ट होता है, जिसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है, उसकी अवेलेबिलिटी की कोई दिक्कत नहीं होती है। इसीलिए एक नंबर का क्वेश्चन बेटा तैयार है आपके पास, पेरिशेबल प्रोडक्ट। लेकिन जिनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा है, उनकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक होती है। यानी ऊपर वाला जो एग्जाम्पल था, ये देखो 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, 100 200 300, ये आपका ये एग्जाम्पल शुगर के साथ चल सकता है। आई मीन वैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, वीट होगी, यानी जिनकी शेल्फ लाइफ है, तो उनका परफेक्टली इलास्टिक है बच्चों। और जो पेरिशेबल प्रोडक्ट है उनका परफेक्टली इनइलास्टिक है। दोनों चीजें मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझा दी हैं। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एग्जैक्टली 1 होता है। कैसे? ये देखो, प्राइस 10 से 15 हो गया, कितना परसेंट प्राइस बढ़ा बच्चों? 10%। और क्वांटिटी सप्लाइड 100 से 150 हो गई, कितने परसेंट क्वांटिटी सप्लाइड एक प्रोड्यूसर बेचने को ज्यादा तैयार हो गया? 50%। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें क्या, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड is exactly equal to percentage change in price, so elasticity of supply is equal to 1। हाँ जी, ऐसा हो सकता है। और ऐसे में जो सप्लाई कर्व होता है ना, वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है। ये एक नंबर का क्वेश्चन आपका रेडी हो गया। कैसे? ये देखो, इधर मैं प्राइस बोलता हूं 10, क्वांटिटी सप्लाइड बोलता हूं मैं 100, इधर मैं प्राइस बोलता हूं 10 से हो गया 15, इधर मैं क्वांटिटी सप्लाइड बोलता हूं 100 से हो गया 150। और हम इस सप्लाई कर पे ये रहे बच्चों, ठीक है, ये रहा ओरिजिन। बस खत्म। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू +1। खत्म बेटा, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। यस, दैट्स इट। अब ये बोले ग्रेटर देन यूनिटरी, बेटा ग्रेटर देन यूनिटरी कब आएगा? जब न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। आंसर क्या आएगा? ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। ये देखो, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1। डन। ये देखो आप, 100 से 200 बेटा 100% चेंज, 100 से 15, और सॉरी 10 से 15 50% चेंज। यानी कि सप्लाई में आने वाला चेंज यहां पर 100% है, प्राइस में आने वाला चेंज बच्चों 50% है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ट्वाइस है। हाँ, और इसमें जो सप्लाई का कर्व है वो वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है। ये एक नंबर का आपका क्वेश्चन तैयार हो गया। और नेगेटिव रेंज ऑफ एक्स एक्सिस से स्टार्ट होता है। ये एक नंबर का क्वेश्चन और तैयार हो गया। रटना कुछ नहीं है, मैं बताता हूं कैसे। ये लो, 5 10 15 50 100 150 200। इधर 5 10 15, 10 रुपए के रेट पर क्वांटिटी सप्लाइड थी बच्चों 200, अरे 100 थी। ₹10 के रेट पे बेटा क्वांटिटी सप्लाइड थी 100। क्वांटिटी सप्लाइड थी 100 और ₹15 के रेट पे बेटा क्वांटिटी सप्लाइड हो गई 200। अभी मैं कुछ नहीं बोलता, आप खुद देखो। ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, कोई नहीं, आप खुद देखो बच्चों। ये रहा सप्लाई कर मेरा, ये लो कुछ ऐसा, और इसको आप एक्सटेंड करो। ये देखो अपने आप वाई इंटरसेप्ट बनेगा। ये रहा वाई इंटरसेप्ट, राइट। नेगेटिव एक्सिस ऑफ एक्स, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये लो एक्सटेंड कर दिया मैंने इसको। तो एक्स एक्सिस को नेगेटिव, ये देखो ये नेगेटिव हो गया ना, ये पे जाके क्रैक करेगा। तो कहने का मतलब है दोनों बातें बेटा बिल्कुल सही है। सप्लाई कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम वाई एक्सिस और नेगेटिव रेंज ऑफ एक्स एक्सिस। यस सर, डन डन डन। इसी में अगर लेस देन यूनिटरी इलास्टिक बनाओगे तो बेटा वो कैसे बनेगा जानते हो आप? मैं अब सिर्फ बना के दिखा रहा हूं आपको। वो ऐसा बनेगा, वो ऐसा बनेगा। वो कहां से स्टार्ट होगा? एक्स इंटरसेप्ट बनाएगा वो, एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। ऊपर वाला जो था इसको बोलेंगे हम हाईली इलास्टिक। ये जो नीचे वाला इसको बोलेंगे हाईली
इन इलास्टिक, या सिर्फ इन इलास्टिक से भी काम चल जाएगा, इलास्टिक, इलास्टिक, ठीक है। और इसको बोलेंगे, कहां गया भाई, इसको परफेक्टली इलास्टिक, इसको बोलेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक, इसको बोलेंगे पासिस थ्रू ओरिजिन, ठीक है। इसको बोलेंगे हाईली इलास्टिक या इलास्टिक, इसको बोलेंगे हाईली इन इलास्टिक या इन इलास्टिक। हो गया, डन, ठीक है, क्लियर, ये हो गया बच्चों। और भाई और कुछ खास बात, और कुछ खास बात, 3 एमसीक्यू और बता रहा हूं। ये रहा, ये चलो लिखा ही हुआ है आपका, यूनिटरी 1, ये ठीक है, लिखा हुआ है, तो डन हो गया। आगे बढ़ो, मेथड सर, इलास्टिसिटी को मेजर करने के मेथड। बेटा ये वाला मेथड बिल्कुल डिमांड वाले मेथड की तरह है। डिमांड में मैंने आपको बताया था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अभी मैं बता रहा हूं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। वहां भी आपका फॉर्मूला क्या निकल के आया था, पी डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डेल्टा पी। बच्चों यहां भी क्या निकल के आएगा, यही निकल के आएगा, बस एक फर्क है, वहां पे माइनस था, यहां पर प्लस होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों वहां पर एक डेल्टा, पक्की बात है, नेगेटिव होता था, यहां पर दोनों ही डेल्टा या तो नेगेटिव या फिर दोनों ही डेल्टा पॉजिटिव होंगे। मैं एग्जांपल से बताऊं आपको, ये लो, एक मिनट, चलो ये तो कॉम्प्लिकेटेड ले रखा है, यहां थोड़ा सिंप्लीफाइड करें पहले इसको। मान लिया किसी चीज का रेट, यहां ले लो, मान लिया किसी चीज का रेट बच्चों 10 रुपए था। एक प्रोड्यूसर उसकी सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाइड करना चाहता है 10 पे, 100 यूनिट्स बेचना चाहता है। अभी उस चीज का रेट 15 रुपए हो गया। वो कहता है सर मैं तो जो है ना इसकी 150 यूनिट बेच दूंगा सर। बेटे मुझे बताओ डेल्टा पी पॉजिटिव आया ना, 5, ठीक है ना। ये क्या है, क्या है ये, पी, ये क्या है, P1, ठीक है। ये क्या है, क्यू, ये क्या है, Q1। तो डेल्टा पी क्या होता है बेटा, P1 माइनस पी, फाइनल प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस। डेल्टा क्यू क्या होता है बच्चों, Q1 माइनस क्यू, 150 माइनस 100 इज इक्वल टू 50। डन सर। और बेटा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है भाई, P डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू डेल्टा पी, ठीक है। अभी ये देखो दोनों डेल्टा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और दोनों डेल्टा नेगेटिव भी हो सकते थे बेटा। प्राइस आप 10 से 5 कर दो, क्वांटिटी सप्लाइड 100 से 50 कर दो, डेल्टा पी क्या आएगा, -5, डेल्टा क्यू का आएगा -50। यस पॉसिबल है, पॉसिबल है। तो ये यानी कि दोनों डेल्टास का सिंबल सेम होगा। अब यहां पर इलास्टिसिटी निकालो, P 10 इंटू डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू कितना था 50, P डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, क्यू कितना है 100 इंटू डेल्टा पी 5, 0 0 0 0 5 5 इक्वल्स 1। बस आप क्या बोलेंगे, क्या है सर, यूनिटरी इलास्टिक। बस हो गया, खत्म, यूनिटरी इलास्टिक है। अगर आप बोले नहीं सर मेरे को ऐसे नहीं करना सर, ये तो प्रोपोर्शनेट मेथड बताया आपने, हाँ बिल्कुल, ये मैंने जो आपको बताया बच्चों ये प्रोपोर्शनेट मेथड है। अगर आप परसेंटेज मेथड लगाना चाहते हैं तो पहले परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालना पड़ेगा, बताया था मैंने, वो भी एक बार दोबारा बता देता हूं आपको। पहले यहां पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, ठीक है। निकालो बच्चों, डेल्टा क्यू 50, डेल्टा क्यू 50 अपॉन क्यू 100, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, कितने परसेंट चेंज आया, 50% चेंज आया सर। बेटा परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल लो, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 होता है। तो डेल्टा पी मेरा 5 है, पी मेरा 10 है,
तो 5/10 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 50%। ठीक है कि नहीं? और अब मैं क्या कहना चाहता हूं बच्चों आपको, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, डिमांड नहीं सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालो, मैं ये कहना चाहता हूं। व्हाट इज द फॉर्मूला? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कितना है बच्चों? ये डिमांडेड लिख गया मैं बार बार, सप्लाइड बच्चों, सप्लाइड एक ही बात है, क्वांटिटी है, क्वांटिटी स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी डिमांडेड एज वेल एज क्वांटिटी सप्लाइड। इट इज 50% अपॉन 50% equals 1. Again you will get the answer unitary elastic. Okay, तो बच्चों आप proportionate मेथड लगा दो, यूनिटरी इलास्टिक आएगा, परसेंटेज मेथड लगा दो सर, यूनिटरी इलास्टिक आएगा, कोई सा भी लगा दो, यूनिटरी इलास्टिक आंसर आएगा। और ये रहा हमारा पहला फॉर्मूला इसको निकालने का। ओके, और दो बातें, दो एमसीक्यू और तैयार कर रहा हूं यहां पे आपके लिए डॉट्स के साथ। पॉजिटिव नंबर निकल के आएगा, हाँ सर, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमेशा पॉजिटिव नंबर निकल के आएगा, हमेशा। यूनिट फ्री होगा, यस सर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्वेश्चन आपका किलोग्राम में था, ग्राम में था, डॉलर में था, मीटर में था, लीटर में था, पाउंड में था, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इलास्टिसिटी का आंसर क्या निकल के आएगा? जैसे कि निकल के आया मान लो इसमें 1, सो इट्स ओनली 1। इट डज नॉट मीन दैट इट इज 1 डॉलर, मीटर, लीटर, किलो, लीटर, मीटर, समथिंग, कुछ नहीं है, ये 1 है, 1। इट इज ए यूनिट फ्री नंबर। इज दैट ओके? इट इज ए यूनिट फ्री नंबर। ओके, ये हो गए 2 एमसीक्यू तैयार है बेटा आपके। अच्छा, एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यहाँ पे, ये बड़ा प्यारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिलेगा आपको ये पीछे ना आपके स्टडी मैट में। सप्लाई फंक्शन आपको दे रखा हो, मान लो क्वेश्चन के अंदर, क्या इज इक्वल टू -100 प्लस में 10p। फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई व्हेन प्राइस इज ₹15। ठीक है, अभी प्राइस इज ₹15, आप बोलते हो सर प्राइस इज ₹15, यही सॉल्व कर रहा हूं, प्राइस इज इक्वल टू 15 सर, पुट करें तो क्वांटिटी निकल के तो आ जाएगी वैसे, परंतु क्या निकल के आएगी? 15 पुट करो बेटा, 15 पुट करा, यहां 150 निकल के आ गई। आपको सर ये तो बस यही हुआ, बस और तो कुछ हुआ नहीं, हमें तो इलास्टिसिटी निकालना है। अब इलास्टिसिटी के लिए तो 2 प्राइस और 2 क्वांटिटी चाहिए, बोलो बेटा सही कह रहा हूं ना? इलास्टिसिटी निकालने के लिए तो 2 प्राइस और 2 क्वांटिटी चाहिए। आपने एक प्राइस 15 बोल दिया, उसके ऊपर हमने इलास्टिसिटी निकाल लिया, वो आ गई 50, क्वांटिटी निकाल ली वो आ गई 50, लेकिन अभी इलास्टिसिटी कैसे निकालू? बेटे दूसरा प्राइस अपनी तरफ से कुछ भी पुट कर लो, जो तुम्हारे मन में आ जाए। मान लो मैं कहता हूं मेरे मन में आया 20, ठीक है, 20 आया, क्वांटिटी निकाल लो, यहां पे 20 पुट करो, 200 माइनस 100 कितना हुआ बेटा? 100। बस अब तो निकाल लोगे इलास्टिसिटी, डेल्टा पी कितना? 5, डेल्टा क्यू यानी एस इज इक्वल टू कितना? 50, और लगा दो फॉर्मूला, चाहे परसेंटेज चेंज का चाहे प्रोपोर्शन का, मैं प्रोपोर्शन निकाल रहा हूं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई P 15 इंटू डेल्टा क्यू 50 अपॉन क्यू 50 अपॉन डेल्टा P 5, P डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डेल्टा P। 50 से 50 कैंसिल, 5 3 15। ये लो सर, ये निकल के आ गई 3 गुना, 3 टाइम्स, थ्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकल के आ गई। यानी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है ये इलास्टिक है, इलास्टिक है, 0 है, 1 है, क्या है, तो आप बोलेंगे इट इज इलास्टिक, क्योंकि व्हेन यू आर यूजिंग द वर्ड इलास्टिक दैट मींस ग्रेटर देन 1। इफ यू आर यूजिंग द वर्ड इन इलास्टिक दैट मींस लेस देन 1। इफ यू आर यूजिंग द वर्ड इनफिनाइट, परफेक्टली इलास्टिक, 0 perfectly inelastic and 1 unitary elastic। ठीक है, तो दिस इज द आंसर, इलास्टिक। ओके, क्लियर, डन। ठीक है जी, आगे बढ़ो बच्चों, आगे बढ़ो, आगे 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 आगे, यहां आ गए हम। ये क्या है सर? किसी चीज की सप्लाई को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या हैं? ये कई सारे एमसीक्यू हैं आपके पास इसमें, जरा एक बार रीड करें इसको, मैं भी कंटिन्यू करता हूं, एक बार रीड करें बच्चों। हाँ जी, नेचर ऑफ द कमोडिटी का इफेक्ट है बच्चों। अगर चीज हमारी पेरिशेबल है, अगर चीज हमारी पेरिशेबल है तो उसकी सप्लाई भी प्रूव करी थी बेटा मैंने, सप्लाई कैसी है? इलास्टिक, आप बढ़ा ही नहीं सकते हो। अगर चीज हमारी ड्यूरेबल है तो जितनी मर्जी बढ़ा लो, इलास्टिक है।
अगर किसी चीज का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, कोई चीज बहुत महंगी है, ठीक है, तो हाइयर है, तो इन इलास्टिक है। वो कैसे सर? बेटे ऐसा है, किसी चीज को बनाने में अगर पैसे ज्यादा लगते हैं, सामने वाला आपको ज्यादा पैसे भी दे रहा है, तो भी आप बहुत ज्यादा रातों रात नहीं बना सकते। समझ लो बात को। यू आर ए प्रोड्यूसर, यू हैव टू थिंक अबाउट ए प्रोड्यूसर। देखो मान लो आप ज्वेलर हो, ठीक है, सामने से आपको ऑर्डर मिलता है डायमंड की ज्वेलरी का, ठीक है, और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, तो बेटा ऐसा थोड़ी है कि आप बहुत ज्यादा सप्लाई कर दोगे एकदम से, नहीं, जो अवेलेबिलिटी है उसकी वो कम है ना, कॉस्टली ज्वेलरी है। लेकिन अगर किसी चीज की प्रोडक्शन कॉस्ट कम है, तो उसकी सप्लाई जितनी मर्जी बढ़वा लो, गोल्ड पे, ठीक है, सिल्वर पे आपको काम करना है, आप जितनी मर्जी बढ़वा लो, उसकी सप्लाई इलास्टिक है। टाइम फैक्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर लंबा समय है तो आप जितनी मर्जी सप्लाई दे सकते हो सामने वाले को, शॉर्टर समय है, कम समय है, तो आप ज्यादा सप्लाई नहीं कर पाओगे। टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी से आप प्रोडक्ट बना रहे हो, अगर वो टेक्नोलॉजी ही सिंपल है, तो जितनी मर्जी सप्लाई बढ़वा लो। सप्लाई कैसी है बेटा? इलास्टिक, यानी प्राइस के बढ़ते बढ़ते सप्लाई बढ़ती चली जाएगी, इलास्टिक। लेकिन अगर जिस टेक्नोलॉजी से आप प्रोडक्ट बनाओगे वो टेक्नोलॉजी बड़ी कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल है, तो सर जी सप्लाई कैसी है फिर बेटा? इन इलास्टिक। फिर आप सप्लाई नहीं बढ़ा सकते हो, फिर सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल है काम करवाना, टेक्नोलॉजी बड़ी मुश्किल है, वो कॉम्प्लेक्स है, सप्लाई कैसी रहेगी? इन इलास्टिक। प्रोडक्शन कैपेसिटी, अगर आपकी कैपेसिटी अनलिमिटेड है प्रोडक्ट बनाने की, तो सामने वाला पैसे ज्यादा देगा तो जितनी मर्जी सप्लाई करवा लेगा भाई, इलास्टिक है। लेकिन बच्चों अगर आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड है, छोटा सा आपका प्रोडक्शन एरिया है, थोड़ी बहुत आपके पास मशीनें हैं, सर फिर सामने वाला आपको पैसे जितने मर्जी दे दे, आप कहोगे नहीं भाई नहीं, मेरे पास जुगाड़ ही नहीं है ज्यादा बनाने का, अपने पास कुछ नहीं है, हम ज्यादा नहीं बना सकते। सप्लाई कैसी है? इन इलास्टिक। समझते हो बच्चों? ये वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और इन फैक्टर्स के ऊपर आपके पर मल्टीपल क्वेश्चंस आ सकते हैं, एमसीक्यू। आपको हर बात ध्यान से समझनी है, पढ़नी है, और हर बात पे ध्यान से काम करना है। चलिए अब आते हैं इसके पॉइंट के, इस चैप्टर के लास्ट पॉइंट पे, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। क्या मतलब? क्या 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 हम लोग डिमांड कर पढ़ चुके, स्लोपिंग डाउनवर्ड हम लोग सप्लाई कर पढ़ चुके हैं, स्लोपिंग अपवर्ड, ओके, बोथ द कर्व्स where cuts each other, intersects each other, that point is known to be as equilibrium. Counteracting forces, कौन से counteracting forces भाई? डिमांड एज वेल एज सप्लाई। ये देखो, सुनो मेरी बात सुनो, मैं इसको बना के दिखाता हूं आपको प्रॉपरली। यहां पर लिखेंगे बेटा प्राइस, यहां पर आप लिखेंगे क्वांटिटी, प्राइस 1 2 3 4 5, ठीक, क्वांटिटी 10 20 30 40 50। जब किसी चीज का प्राइस 5 है, उसके ऊपर क्वांटिटी डिमांडेड जो है मात्र 10 है। अभी मैं यहां पर कलर चेंज कर दूं, ये लो, और क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो 50 है, ठीक, और 4 रुपए पे डिमांडेड 20 है और सप्लाइड 40 है, और 3 रुपए पे डिमांडेड और सप्लाइड दोनों 30 है, और 2 रुपए पे डिमांडेड 40 है और सप्लाइड 20 है। और बच्चों एक मिनट, ये पॉइंट थोड़ा सा इधर, हाँ, और 1 रुपए पे डिमांडेड 50 है और सप्लाइड 10 है।
और अगर मैं इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं बच्चों, ये रहा आपका सप्लाई कर्व और ये रहा आपका डिमांड, और यार और ये रहा आपका डिमांड कर्व। बोथ द कर्व्स आर कटिंग ईच राइट पॉइंट ई इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। 3 रुपया इक्विलिब्रियम प्राइस है और 30 यूनिट्स इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। डन, इसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्वेश्चन है सर इस पे जरा 2 मिनट लगाएं, इक्विलिब्रियम का चक्कर क्या है? बेटा चक्कर ये है कि 3 रुपए से अगर ऊपर का रेट सेटल हो जाए बाजार में शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम से हटके तो शॉर्ट टर्म ही चलता है बच्चों। अगर क्या बोल रहा हूं मैं, 3 रुपए से ऊपर का रेट तय हो जाए बाजार में 4 रुपए, तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। बेचने वाला इतनी सारी यूनिट्स बेचना चाहेगा, ये देखो इतनी सारी, खरीदने वाला सिर्फ इतनी यूनिट्स खरीदना चाहेगा, डिमांड तो कम है। ये क्या है बेटा? ये सर मिसमैच है, क्योंकि सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड है। मानते हो? सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड है। ये देखो ना, 4 रुपए के रेट पे, ये 4 रुपए का रेट, बेचने वाला 40 यूनिट बेचना चाहता है, खरीदने वाला मात्र 20 यूनिट्स खरीदना चाहता है। दिस इज एक्सेस सप्लाई, ऊपर वाला भी एक्सेस सप्लाई। और जब किसी चीज की सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो उसकी तरफ प्राइस रिडक्शन होने लगता है, 5 रुपए से घटके 4 से घटके 3। और अगर मान लो रेट इतना कम हो जाए कि 2 रुपए हो जाए सपोज, इतना सस्ता, तो बेचने वाला कुछ बेचना नहीं चाहेगा, खरीदने वाला खूब खरीदना चाहेगा। डिफरेंस, एक्सेस डिमांड। बच्चों ये एक्सेस डिमांड हो या एक्सेस सप्लाई हो, ये ऊपर वाला क्या था? एक्सेस सप्लाई। ये दोनों मूवमेंट शॉर्ट टर्म की है। जबकि अगर 4 रुपए का रेट हो तो प्राइस घटने के ऊपर प्रेशर चलेगा, और अगर 2 रुपए का रेट है तो प्रेशर रहेगा कि प्राइस कहीं ना कहीं बढ़े। ऑलराइट, और प्राइस कहां पे जाके बेटा स्टेबलाइज हो जाएगा? 3 रुपए पे जाकर रेट बेटा स्टेबल आएगा। तो इक्विलिब्रियम कहां सेटल होगा बेटा? एग्जैक्टली 3 रुपए पे। 3 रुपए पे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड एग्जैक्टली किसके बराबर आ जाएगी? क्वांटिटी सप्लाइड के। और उस 3 रुपए को बोलेंगे बच्चों क्या? इक्विलिब्रियम प्राइस। क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम प्राइस। और 30 यूनिट्स को क्या बोलेंगे बेटा? 30 यूनिट्स को इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। 30 रुपए को क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम प्राइस। 30 यूनिट्स को क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। और इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे? सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। बस ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये है बेटा सिचुएशन जिसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम की सिचुएशन। और ये सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम किस वजह से आती है? ये आती है सर डिमांड और सप्लाई के इंटरेक्शन की वजह से। इक्विलिब्रियम के ऊपर का रेट हो 5 और 4 तो नीचे की तरफ धक्का लगना स्टार्ट हो जाता है प्राइस के, और इक्विलिब्रियम के नीचे का रेट हो 2, 1 तो ऊपर का धक्का लगना स्टार्ट हो जाता है। और धक्का ऊपर से नीचे लगे, नीचे से ऊपर लगे, रेट तो वहीं आगे सेटल होना बेटा जहां पर डिमांड और सप्लाई बराबर है। और वो कौन सी चीज है? वो कौन सा रेट है? 3 रुपए। बस ये सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, और ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, और ये आपका चैप्टर है, और ये हो गई बात खत्म।